ये कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और इसी चक्कर में वो एक ऐसे म्यूजियम में जाकर फंस जाता है जहां रात में हर एक एग्जिबिट जिंदा हो जाता है, सभी बेजान चीजों में जान आ जाती है। अपने आपको बड़ा बड़ा समझता है, हाँ? अरे यार, छोड़ दो मुझे। तो मूवी की शुरुआत लैरी के साथ होती है। लैरी जो एक स्ट्रगलिंग इन्वेंटर है और अपनी पहचान की तलाश में भटक रहा है। वैसे तो लैरी के पास अपना एक इन्वेंशन है, लेकिन वो इतना वाहियात है कि कोई भी कंपनी उसमें इंटरेस्ट लेने को राजी नहीं है। तो बस इसीलिए लैरी काम की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता है। ऊपर से लैरी का डाइवोर्स भी हो चुका है, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे निक से बहुत प्यार करता है, इसीलिए किसी भी तरह अपने रिश्तों को सुधारने की कश्मकश में लगा हुआ है। अब लैरी अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी एक्स वाइफ एरिका के पास जाता है, जहां पर सबसे पहले उसकी मुलाकात अपनी सौतन यानी कि एरिका के मंगेतर डॉन से होती है, जो लैरी को देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी एरिका वहां पर आती है और वो लैरी को समझाती है कि इस तरह तुम्हारा हर महीने जॉब बदलना, हर महीने नया घर बदलना, ये सब हमारे बेटे निक के लिए जरा भी ठीक नहीं है। इसीलिए जब तक तुम पूरी तरह से सेटल्ड नहीं हो जाते, तब तक मेहरबानी करके निक को हमारे पास ही रहने दो। इसी के साथ घर में निक भी आ जाता है, जो आते ही अपने डैड के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। खेल खत्म होने के बाद लैरी अपने बेटे निक को बताता है कि एक बार फिर से उन्हें अपना घर बदलना होगा। ये सुनते ही निक काफी उदास हो जाता है और वो अपने पिता को ताने मारते हुए कहता है, डैड आखिर ये सब कब तक चलेगा? क्यों ना आप भी बाकियों की तरह ही कोई छोटा मोटा काम ही ढूंढ लो। अब ये बात लैरी के सीधे दिल पर जाकर लगती है, इसलिए वो अब कोई भी किसी भी तरह की नौकरी करने का मन बना लेता है। अगले दिन लैरी एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन यहाँ तो इंटरव्यू लेने वाली अम्मा भी लैरी के बायोडाटा के ऊपर हंसने लगती है। अब लैरी को यहाँ पर जॉब तो मिलने वाली थी नहीं, लेकिन अम्मा को उसके ऊपर थोड़ा तरस जरूर आ जाता है, इसलिए वो उसे एक म्यूजियम में जॉब करने की सलाह देती हैं, क्योंकि वहाँ पर नौकरी की जगह खाली थी। तो लैरी अब अगले ही दिन म्यूजियम में जा पहुँचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सेसिल, गस और रेजिनाल्ड से होती है। ये तीनों ही इस म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड रहे थे, जो आज रिटायर्ड हो रहे थे, और उन्हीं की पोस्ट पर काम करने का मौका मिला था लैरी को। यानी कि लैरी को यहाँ पर कोई बाबूजी वाली जॉब नहीं मिल रही थी, बल्कि उस खूसट अम्मा ने तो उसे एक वॉचमैन की नौकरी के लिए भेज दिया था। अब लैरी तो ये नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन वो तीनों वॉचमैन जबरदस्ती उसे इस नौकरी से बांध देते हैं और उसके हाथ में एक टॉर्च, चाबियों का गुच्छा और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देकर वहां से चले जाते हैं। तो फाइनली लैरी को ना चाहते हुए भी ये नौकरी करनी पड़ जाती है और रात को वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करता है। पेट साफ करने की लेकिन अब रात को कुर्सी से गिरने से लैरी की नींद खुलती है और वो देखता है कि म्यूजियम में लगा हुआ एक डायनासोर का स्टैचू अपनी जगह से गायब था। ये देखते ही लैरी काफी हैरान, काफी परेशान होता है और उसे लगता है कि जरूर उसके साथ ये कोई मजाक कर रहा है। तभी अचानक लैरी की नजर उस हड्डियों के गोदाम यानी कि डायनासोर पर जाती है, जो एक जगह पर खड़ा हुआ था और उसमें जान आ चुकी थी। अब ये नज़ारा देखते ही लैरी की तो फटके 2 की 4 हो जाती हैं आंखें, और वो डायनासोर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब जल्दी से लैरी अपनी लंबी लंबी टांगों से जितना तेज भाग सकता था भागता है, लेकिन डायनासोर उससे भी ज्यादा तेज था। अब इसके बाद किसी तरह बचते बचाते लैरी टेबल काउंटर के नीचे छिप जाता है और वहां से उन तीनों वॉचमैन में से सेसिल को कॉल करके उसे सब कुछ बताता है कि वो डायनासोर जिंदा हो चुका है। मगर इस पर सेसिल उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ो, उसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब जल्दी से लैरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था हड्डी फेंको। तभी जल्दी से लैरी एक हड्डी को उठाकर दूर फेंकता है, जिसे उठाने के लिए डायनासोर भाग पड़ता है और उस हड्डी को वापस लाकर लैरी के पास ही फेंक देता है। यानी कि वो डायनासोर लैरी के पास हड्डी फेंककर उसे ये बताना चाहता है कि उसे लैरी के साथ में खेलना है। अब जैसे ही लैरी ऊपर की ओर देखता है, तब उसे पता चलता है कि इस म्यूजियम में तो जितने भी स्टैच्यू और पेंटिंग्स थी, उन सभी में भी जान आ चुकी थी, जिसे देखने के बाद लैरी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता।
फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, तब उसे ये महाराज मिलते हैं जो उससे च्युइंगम मांगते हैं, वो भी कुछ इस अंदाज में। हमदम, यस मुझे नहीं हमदम, मुझे दो चिंगम। खैर इनका ये हमदम और च्युइंगम चल ही रहा होता है, तभी अचानक से कुछ आदि मानव वहां पर आ जाते हैं जो लैरी के ऊपर हमला कर देते हैं। अब उन सभी से बचकर लैरी दूसरे फ्लोर पर आ जाता है, जहां पर उसे एक जानदार पेंटिंग दिखती है जिसमें दो कश्ती चलाने वाले और एक लड़की होती है जो अपने ही ख्यालों में गुम थी। लैरी उस लड़की से बात करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन बीच में शीशे की दीवार होने की वजह से इन दोनों की बात नहीं हो पाती है। इसके बाद तो लैरी के साथ और भी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, जिसमें उसे जंग लड़ते हुए कुछ लोग मिलते हैं, कई सारे जानवर उसके पीछे लग जाते हैं और शेरों से अपनी जान बचाते हुए टेक्स्टर नाम का एक शरारती बंदर लैरी की चाबियों का गुच्छा भी चुरा लेता है। वैसे टेक्स्टर सिर्फ चाबियां ही नहीं चुराता, बल्कि वो ये सब भी करता है। बदमाश बंदा सुसु करता है। तो अब थक हार कर लैरी बेंच पर बैठकर चैन की सांस लेता है, लेकिन यहाँ भी पिद्दी से कुछ बौने लोग आकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वैसे ये सभी बौने हमला करने के लायक तो नहीं थे, क्योंकि उनका साइज 1 सेंटीमीटर से भी कम था, लेकिन फिर भी वो अपनी फौज के साथ मिलकर लैरी को बंदी बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उसे एक ट्रेन से कुचल देना चाहते हैं, जिसके बाद हमें कुछ ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिलता है। खैर इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है रूजवेल्ट की, जो अपने घोड़े पर लैरी को बैठाकर वहाँ से भगा ले जाता है और फिर वो अपने बारे में बताता है कि वो अमेरिका का 26वां राष्ट्रपति है और उसका पूरा शरीर मोम का बना हुआ है। ये सब जानने के बाद लैरी रूजवेल्ट से पूछ ही लेता है कि आखिर म्यूजियम में ये सब चल क्या रहा है। तो अब रूजवेल्ट लैरी को एक ताबूत के पास लेकर जाते हैं, जिसमें अखमन राह नाम के एक आदमी की मम्मी रखी हुई थी और उसी ताबूत के ऊपर अखमन राह की एक तख्ती भी रखी हुई थी, जिसे 1952 में मिस्र से यहाँ पर लाया गया था। और जिस दिन से अखमन राह की ये तख्ती म्यूजियम में लाई गई, बस उसी दिन से यहाँ मौजूद हर एक चीज़ में रोज़ रात को जान आ जाती है। इसी के साथ रूजवेल्ट लैरी को ये भी बताता है कि सूरज निकलने के बाद जो भी म्यूजियम के बाहर रह जाता है वो भस्म हो जाता है, इसलिए अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि हम में से कोई भी म्यूजियम के बाहर जाने ना पाए। खैर इसी के साथ सुबह का सूरज भी निकल आता है और वापस से वहाँ मौजूद हर एक चीज़ बेजान हो जाती है। अब सुबह होते ही म्यूजियम के अंदर वो तीनों रिटायर्ड गार्ड्स आते हैं, जिन्हें देखते ही लैरी उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और उस नौकरी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। म्यूजियम से बाहर आते ही लैरी को अपना बेटा निक मिलता है, जो डॉन के साथ कहीं जा रहा था, और जब इन दोनों बाप बेटों के बीच बातचीत होती है तो लैरी को ये एहसास होता है कि निक उसकी नई जॉब से बहुत खुश है। तो बस अपने बेटे की इसी खुशी को कायम रखने के लिए लैरी एक बार फिर से अपना इरादा बदल लेता है और म्यूजियम के अंदर ही लौट जाता है। अंदर आकर लैरी सबसे पहले सेसिल से इंस्ट्रक्शन मैनुअल की सेकंड कॉपी मांगता है, लेकिन सिसेल उससे कहता है कि नेक्स्ट कॉपी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए तुम जितना हो सके उतना म्यूजियम का इतिहास पढ़ो। इसी के साथ यहाँ पर लैरी की मुलाकात होती है रेबेका से, जो उस कश्ती की पेंटिंग वाली लड़की की बहुत बड़ी फैन है और उसके ऊपर रिसर्च भी करती हैं। रेबेका उस लड़की का नाम सेका जुबियान बताती हैं, जो किसी ज़माने में बहुत बड़ी ट्रैकर हुआ करती थी। तो फाइनली लैरी अब म्यूजियम में मौजूद हर किसी का इतिहास पढ़ने लग जाता है और उन सभी एग्जिबिट्स के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेता है। अब एक बार फिर से रात को वो सभी एग्जिबिट्स जिंदा हो जाते हैं और लैरी उन सभी को उनकी मनपसंद चीज़ें देकर उनसे दोस्ती कर लेता है, जैसे कि डायनासोर के लिए हड्डी, आदिवासियों के लिए आग और हमदम के लिए खूब सारी च्युइंगम। इसके बाद वो रूजवेल्ट के पास जाता है तो देखता है कि रूजवेल्ट चचा तो दूरबीन लगाकर सेकेजुवियन को ताड़ रहे होते हैं। इसी के साथ उस पूरे म्यूजियम के अंदर एनिमल्स भाग पड़ते हैं, जिन्हें लैरी ने एक जगह पर बंद किया हुआ था, लेकिन उस शरारती टेक्स्टर ने लैरी की चाबी लेकर उन सभी एनिमल्स को आज़ाद कर दिया और एक खिड़की भी खुली छोड़ दी। इधर लैरी ने आदि मानव को आग जलाने के लिए जो लाइटर दिया था, उससे वो अपने ही सर में आग लगा लेते हैं, जिसे बुझाकर किसी तरह से लैरी उनकी जान बचा पाता है। तभी लैरी को परेशान करने के लिए उसके सामने फिर से टेक्स्टर आ जाता है, जो चाबियों का गुच्छा दिखाकर लैरी को चिढ़ाने लगता है। तभी लैरी का भी पारा घूम जाता है और फिर इन दोनों के बीच होता है धत तेरी की मार तेरी की।
अब यहाँ इन दोनों की लड़ाई को शांत करने रूजवेल्ट आ जाते हैं, जो बड़े प्यार से डेक्स्टर के हाथ से चाबी लेकर लैरी को दे देते हैं। लेकिन तभी लैरी की नज़र उस खुली हुई खिड़की पर जाती है जिसमें से निकलकर एक आदि मानव बाहर चला गया था। लैरी पूरा जोर लगाकर उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन तब तक सूरज की रोशनी निकल आती है और वो आदि मानव भस्म हो जाता है। अब सुबह होते ही लैरी अपने बेटे निक के पास जाता है और उसे इस म्यूजियम का टूर कराने के लिए अपने साथ में ले आता है। लैरी आज बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आज वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। लेकिन उसके ये अरमान भी धरे के धरे रह जाते हैं जब वो रात होने पर डायनासोर को जगाने की कोशिश करता है, मगर वो डायनासोर जिंदा हो ही नहीं पाता। और ये सब देखकर उसका बेटा निक अपने डैड को ही पागल समझने लगता है। इसके बाद लैरी निक को अपने साथ लेकर अकमन राह की तख्ती लेने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ से वो तख्ती गायब हो चुकी थी। अब ये सब बकवास सुनने के बाद तो निक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने डैड को छोड़कर म्यूजियम से बाहर जाने लगता है। लैरी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है कि तभी उसकी नज़र किसी परछाई पर जाती है। इसके बाद ये दोनों परछाई का पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो अकमन राह की तख्ती रखी हुई थी और वहीं पर वो तीनों रिटायर गार्ड्स भी थे। यानी कि वो अकमन राह की तख्ती इन्हीं तीनों ने चुराई थी जो इसे लेकर कहीं दूर भागने वाले थे। अब ये तख्ती निक के हाथ में होती है और जैसे ही वो उसके सेंटर पॉइंट को घुमाता है तभी फिर से वो सारे एग्जिबिट्स जिंदा हो जाते हैं। अब इसके बाद लैरी की इन तीनों से फाइट होने लगती है और वो अपने बेटे को वहां से भगा देता है। लड़ाई के दौरान ये तीनों लैरी को बताते हैं कि वो तख्ती हर रात को इन तीनों के अंदर भी नई जान डाल देती थी, जिससे इन तीनों का बुढ़ापा पूरी तरह से रुक चुका था। और जिस दिन उन्हें इस नौकरी से निकाला गया था तभी से इन तीनों ने अकमन राह की तख्ती को चुराने का ठान लिया। अब यहाँ से ये तीनों निक के हाथ से तख्ती को छीनकर भाग जाते हैं और लैरी उन्हें रोकने के लिए उस ताबूत के अंदर से अकमन राह की मम्मी को आज़ाद कर देता है। इसके बाद लैरी उन सभी एग्जिबिट्स को समझाता है कि सूरज निकलने से पहले उस तख्ती को वापस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो सूरज निकलने के बाद तुम लोग दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाओगे। लैरी की बात सुनते ही वो सभी एग्जिबिट्स उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर उन तीनों गार्ड्स को ढूंढने लगते हैं। इधर वो दोनों सेंटीमीटर साइज वाले बौने जेड और ऑक्टिवियस अपनी फौज को लेकर उन तीनों गार्ड्स की वैन के पास पहुंचते हैं और अपने विशालकाय भाले से उनकी वैन के सभी टायर्स की हवा निकाल देते हैं। दूसरी तरफ आदि मानव और बाकी के एग्जिबिट्स मिलकर उन दोनों गार्ड्स रेजिलैंड और गस को पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। लेकिन सेसिल अभी तक गायब था क्योंकि वो चुपचाप अपनी वैन में बैठकर वहां से भागने वाला था। और जैसे ही वैन स्टार्ट करके वो वहां से भागने की कोशिश करता है तो पंचर होने की वजह से वैन का बैलेंस बिगड़ता है और वो बर्फ में टकरा जाती है। लेकिन सेसिल अभी भी वैन से भागने में कामयाब रहता है और अंदर जाकर खजाने को ले जाने वाली गाड़ी में सवार होकर वापस आता है। सेसिल को भागता देख लैरी भी जल्दी से रूजवेल्ट के घोड़े पर सवार होकर सेसिल के पीछे लग जाता है। सेसिल के पीछे भागते हुए लैरी कई बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेसिल जिस गाड़ी में सवार था वो एक खजाने को ले जाने वाली गाड़ी थी जो सिर्फ एक सीक्रेट वर्ड को बोलने पर ही रुक सकती थी। अब सेसिल को लगता है कि लैरी ने तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए उसे गाड़ी का सीक्रेट कोड नहीं पता होगा। लेकिन जैसे ही लैरी अपने मुंह से ढिचकियाऊं बोलता है वैसे ही सेसिल के घोड़े रुक जाते हैं और उसकी गाड़ी पलट जाती है। यानी कि इस गाड़ी को रोकने का जो कोड था वो था ढिचकियाऊं। अब लैरी सेसिल के पास पड़ी तख्ती को उठाकर उसे बताता है कि इतना इतिहास तो मैंने भी पढ़ा है, वो भी तुम्हारी ही बदौलत। खैर इसी के साथ सेसिल को उसके साथियों के साथ बांध दिया जाता है और सूरज निकलने से पहले ही लैरी उन सभी एग्जिबिट्स को म्यूजियम के अंदर करके उनकी जान बचा लेता है। तो फाइनली इस सब के बाद लैरी का बेटा निक वाकई अपने डैड के काम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और आज वो मान लेता है कि उसके डैड कोई लूज़र नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए दुनिया को जीत लेने वाले बेस्ट फादर हैं। और यहीं से इन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है।